गोपाल विद्या मंदिर की बनी रही। आपकी इतनी अचीवमेंट्स है कि अगर मैं बताऊँ तो समय काफ़ी हो जाएगा। 22 अपने हमारे बहुत सारे प्रोजेक्ट चलते हैं आपकी गाइडेंस में, और आप के साथ हमारे डॉक्टर गोयल जी, आप वेटरनरी डॉक्टर हैं, आपके मार्गदर्शन में आजकल बड़ा बड़ा कार्यक्रम 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस शिक्षा महाकुंभ को लेकर की जा रही है और पूरे देश में ये आज 24वीं पत्रकार वार्ता है शिक्षा महाकुंभ को लेकर। जैसा कि हमारे देश में कुंभों का प्रचलन सदियों से रहा है और कुंभ सिर्फ गंगा स्नान और पूजा पद्धति तक सीमित नहीं थे। हमारे पूर्वजों ने कुंभों को उस दृष्टि से कल्पित किया था कि देश की हर छोटी से लेकर बड़ी समस्या, चाहे ट्रेड एंड कॉमर्स की हो, चाहे साइंटिफिक डेवलपमेंट की हो, सोसाइटल डेवलपमेंट की हो, चाहे कल्चरल डेवलपमेंट हो, चाहे इकोनॉमी में देश का कंट्रीब्यूशन हो, वर्ल्ड इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन हो, इन सब को कुंभ प्रोत्साहित करते थे, कुंभ बढ़ाते थे। आज अगर आप बात करें तो ट्रेड फेयर लगता है, बुक फेयर्स लगते हैं, ऑल दीज थिंग्स आर थोड़ा सा हमारे जो कुंभ थे उसका छोटा सा अंश है। और अगर संपूर्ण कुंभ की बात करें तो पूरा सोसाइटल से लेके साइंटिफिक ट्रेड सबका डेवलपमेंट होता था। ऐसी परंपरा सदियों से हमारे देश में रही है और आज 4 कुंभ लगते हैं। इस वर्ष 5वां कुंभ जो पूरी तरह से टूरिज्म को डेडिकेटेड है, वो लगता है सिंधु महाकुंभ के नाम से आदरणीय अमरीश कुमार जी ने उसकी शुरुआत की थी 2020 में। और वो एक ऐसा कुंभ है जो जीता जागता उदाहरण अगर टूरिस्ट का साक्षी में कैसे उसने लद्दाख के लोगों को प्रो फैमिली से प्रो रिलीजन बनाया और एक कुंभ के माध्यम से कैसे लद्दाख के परिवारों में 25-30 हज़ार से लेकर लाख सवा लाख रुपये तक की आय होती है। पूरे देश से यात्री वहाँ जाते हैं, उनके घरों में रुकते हैं, होटलों में नहीं रुकते, घरों में रुकते हैं। तो इस तरह की कुंभों की परंपरा भारत में रही है। इसी दृष्टि से भारत में विद्या भारती दुनिया की सबसे बड़ी एजुकेशनल NGO है, जिसमें लगभग 24,000 विद्यालय पूरे देश दुनिया में चलते हैं और 34 लाख बच्चे उसमें पढ़ते हैं। तो विद्या भारती ने ऐसी परिकल्पना की कि शिक्षा का मूल विषय है। आप देखें कि अफ्रीकन कंट्रीज में इतने ज़्यादा दुनिया के सबसे ज़्यादा कह सकते हैं रिसोर्सेज, लेकिन सबसे ज़्यादा समस्याएं अफ्रीकन कंट्रीज में ही है। कारण शिक्षा। तो शिक्षा जैसा मूल विषय है जिसमें अभी तक आप देखते आए हैं कि NEP 2020 से पहले शिक्षा के ऊपर जितनी भी पॉलिसीज़ आई वो एक छोटे से ग्रुप तक ही सीमित रहीं, आम आदमी तक वो पहुंच नहीं पाई। इवन NEP 2020 आने शिक्षा जैसे विषय में 140 करोड़ लोगों की भागीदारी हो। शिक्षा किसी व्यक्ति विशेष का मुद्दा नहीं है। शिक्षा 1 वर्ष से लेकर 100 वर्ष तक के हर व्यक्ति का शिक्षा से कहीं ना कहीं लेना देना होता है। तो शिक्षा में सभी की भागीदारी हो, सभी के अनुभव, सभी के विचार पॉलिसी फ्रेमवर्क में काम आ सकें, इस दृष्टि से शिक्षा जैसे मुद्दे पर एक कुंभ होना चाहिए इस देश में, जिसमें 140 करोड़ लोगों की भागीदारी रहे। ये इस शिक्षा महाकुंभ का पहला चिंतन मंथन का बिंदु है। दूसरा, उसमें बहुत सारी डिस्पैरिटीज़ होती हैं। कई सारे स्टेट्स में कुछ पढ़ाया जाता है सिलेबस में, कई सारे स्टेट्स में कुछ अन्य चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। जब एक देश है और श्रेष्ठ देश हमें बनाना है तो हमारे सभी बच्चों को एक जैसी शिक्षा मिलनी चाहिए। भाषाएं अलग हो सकती हैं, उनके मातृभाषा के अनुरूप वो माध्यम अलग हो सकता है शिक्षा का भाषा के दृष्टि से, लेकिन उसका कंटेंट, उसका तत्व एक रहे। तो ये इस शिक्षा महाकुंभ का दूसरा चिंतन मंथन का बिंदु है कि एक जैसी शिक्षा सभी बच्चों को मिले। ABCD ANR कुछ नहीं पढ़ाते हैं,
बिल्कुल फ्री फ्लो में उनका जो मन करता है बच्चे का वो करने देते हैं और उसको दे जस्ट ऑब्जर्व। ऐसे ही हमारे गुरुकुलों में पहले सिर्फ ऑब्जर्व करते थे, जो आचार्य होते थे वो ऑब्जर्व करते थे कि बच्चा किस दिशा में जाना चाहता है, भगवान ने उसको किस लिए बनाया है। उसके बाद ही वो उसकी जो शिक्षा दीक्षा होती थी उस क्षेत्र में उसकी करते थे। ये मॉडल उन्होंने कॉपी कर लिया और चर्चित हो गए। बहुत सारे देश उस मॉडल को स्टडी करते हैं। तो ये तो एक छोटी सी चीज़ है। अगर गुरुकुल पद्धति को संपूर्ण रूप से अगर देखें तो पहले 18-20 साल की उम्र का युवा गुरुकुल से पढ़ के किसी न किसी विधा में पारंगत होकर समाज में लॉन्च कर दिया जाता था और समाज की सेवा में लग जाता था। आज अगर हम देखें तो 34-35 साल तक बच्चा पढ़ता ही रहता है, बुजुर्ग हो जाता है। ऐसे देश हैं जहाँ पे 28-30 साल में प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं, यहाँ पे 35 साल तक बच्चा पढ़ता ही रहता है। और उसके बाद भी अगर आप देखेंगे कि 12वीं का बच्चा कई बार तो इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, उसको घर का स्विच बदलना नहीं आता है, उसके लिए अर्बन क्लब से एक इलेक्ट्रीशियन बुलाते हैं और उसकी क्वालिफिकेशन देखें तो वो 4-5 पढ़ा होता है और कई बार तो पढ़ा भी नहीं होता है। तो इस तरह की शिक्षा हमारे जो गुरुकुल थे उनमें किसी न किसी विधा से पारंगत उनको कराया जाता था और कम उम्र में कराया जाता था। तो उस गुरुकुल की पद्धति को जीवंत करके कैसे हम आधुनिक शिक्षा, क्योंकि जो आधुनिक शिक्षा है वो भी नकारी तो है नहीं, कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ें तो उसमें भी हैं। तो दोनों का इंटीग्रेशन हो जाए, दोनों का फ्यूजन हो जाए और एक सस्टेनेबल एजुकेशन सिस्टम बन जाए। कौशल है विशेषकर स्कूलों में, आज 12वीं के बाद ही बच्चे के अंदर कोई ना कोई टैलेंट होता नहीं है, वो बेरोजगारी कहलाता है। तो क्या हम कुछ ऐसा प्रयोग कर सकते हैं कि 12वीं के बाद, चाहे 10वीं के बाद, चाहे 8वीं के बाद, चाहे छठी के बाद अगर बच्चा स्कूल छोड़ता है तो वो बेरोजगार ना हो, अनस्किल्ड ना हो, उसके पास कोई ना कोई विधा हो। ऐसा न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी प्रावधान है और ऐसा विद्या भारती पंजाब के विद्यालयों में हमने कुछ प्रयोग किए हैं। हर स्कूल का एक प्रोडक्ट हमने नियत किया है कि हर विद्यालय एक प्रोडक्ट बनाएगा, और वो भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं कि बना के प्रधानाचार्य के कक्ष में रख दिया मॉडल के रूप में, नहीं। ऐसे प्रोडक्ट बनाए हैं बच्चों ने। पिछले दिवाली पे गाय के गोबर के 6 लाख दीवे बनाए बच्चों ने, शिक्षकों ने, और बाजार में मार्केट में उनको लोगों को दिए। इस होली पे 2.5 टन हर्बल कलर बनाए बच्चों ने, बच्चों के अभिभावकों ने और अन्य समाज के लोगों ने उनको उपयोग किया। ऐसे इलेक्ट्रिक साइकिल, ऐसे ही तुलसी की मालाएं, राखी, अचार, मुरब्बा, ऐसे ढेरों प्रोडक्ट्स बच्चों के द्वारा, शिक्षकों के द्वारा बनाए जाते हैं। और उसके लिए स्वदेशी बाजार .co.in करके ऐसा एक पोर्टल बनाया जिसके माध्यम से वो उनको आगे बेच सकते हैं। तो ऐसे कुछ, इसके अलावा हर बच्चा प्रतिदिन 1 घंटा कंपल्सरीली काम करता है, पेड काम करता है। अभी हमारे बच्चों को ना टच मी नोट बना रखा है, बच्चों से पानी तक भी नहीं पिलवाते कि नहीं बच्चा पढ़ेगा, और वो जाके अंदर कार्टून देखता है, यूट्यूब देखता है। तो बच्चे जब तक काम नहीं करेंगे तो कैसे वो स्किल में पारंगत होंगे। तो ऐसे कुछ प्रयोग विद्यावादी पंजाब में किए हैं, अन्य प्रांतों में भी चल रहे हैं, दूसरे विद्यालयों में भी चल रहे हैं। ये हरियाणा में एमआईटी है, हरियाणा में सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, हरियाणा के सेंट्रल यूनिवर्सिटी और आपके जो आईएम है, इनमें इनके सालाना 500,000 होती है, जिसमें भी हरियाणा के ज़्यादा जो है 100, 150, 200 लोग होते हैं। तो हरियाणा के बाकी बच्चों को क्या मिला वो, जबकि हमारे देश की हज़ारों करोड़ रुपए की जो एक्सपेंसेस हैं वो हायर एजुकेशन के संस्थानों में खर्च होते हैं। तो पिछले दिनों शिक्षा माफी को लेकर जब धर्मेंद्र प्रधान जी से मुलाकात की तो उनको हमने सुझाव दिया कि जैसे कॉरपोरेट में एक नियत टर्नओवर के बाद 2% CSR लगता है, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ऐसा क्या हम अकेडमिक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कर सकते हैं क्या? उस अकेडमिक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में जैसे आप देखेंगे कि आईआईटी आईआईएम के जो प्रोफेसर्स हैं उनका जो प्रमोशन है वो पेटेंट, पीएचडी, कितनी ग्रांट मिली, इन सब पे निर्भर करता है। क्या कुछ ऐसा प्रावधान कर दें कि ये जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, नेशनल इंपॉर्टेंस के संस्थान हैं, इनके प्रोफेसर्स को एएसआर, एकेडमिक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के नाम पे आसपास के 2-4-6 जिलों के जो स्कूल हैं उनको अपलिफ्ट करें। और इनकी इन यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में इतना ज़बरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। उस इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पंजाब में हमने कुछ प्रयोग किए कि आईआईटीज़ में, एनआईटीज़ में रेगुलर बेसिस पर +2 तक के बच्चे कम से कम 4-6 बार, जब 12वीं करें उससे पहले 4-6 बार इन संस्थानों में जाके विजिट करें, उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर देखें, उनकी लैब्स देखें,
पता नहीं कब किस लैब से, किस प्रोफेसर के माध्यम से, किस साइंटिस्ट के माध्यम से कौन बच्चा इग्नाइट हो जाए और वो एक अच्छा स्टार्टअप बना पाए, एक अच्छी इंडस्ट्री की नींव रख पाए। तो उससे क्या होगा कि जो संपूर्ण राज्य के जो बच्चे हैं, लाखों की संख्या में, उनको इक्वली उन बड़े संस्थानों के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, संसाधन है, उनका उपयोग करने का मौका मिलेगा। वो टैलेंट है, हर बच्चे का टैलेंट बाहर निकले, उसको एक मंच मिले। तो पहली बार ऐसा किया गया है कि कोई भी बच्चा किसी भी विधा में पारंगत है तो वो अपना टैलेंट, अपनी प्रतिभा का प्रकटीकरण शिक्षा महाकुंभ में कर सकता है। वहाँ पे मल्टीपल पैरेलल सेशंस होंगे जहाँ पे उनकी विधा के अनुरूप वो उस सेशन में पार्टिसिपेट कर सकता है, अपनी विधा को प्रदर्शित कर सकता है। इसके लिए उनको प्रोत्साहित करने के लिए कुछ पुरस्कार सिस्टम भी है। इसके अलावा समाज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शिक्षा के क्षेत्र में, समाज के उत्थान के क्षेत्र में, पर्यावरण के क्षेत्र में बहुत अच्छे कार्य करते हैं। कईयों के बच्चे धर्मगुरु होते हैं, प्रचारक होते हैं, संत महात्मा होते हैं। ऐसे लोगों को उत्साहित किया जाए, प्रोत्साहित किया जाए। तो ऐसा अगर समाज में कोई व्यक्ति है तो उनको भी उस शिक्षा महाकुंभ के मंच से सम्मानित किया जाएगा। बताया कि शिक्षा किसी व्यक्ति विशेष का सब्जेक्ट नहीं है। इसमें शिक्षा भारती के अलावा डीएवी परिवार, दूसरे प्राइवेट स्कूल, सरकारी स्कूल, हमने पूरे देश के शिक्षा मंत्रियों, शिक्षा सचिवों को पत्र लिखे हैं, उनको आमंत्रण दिया है व्यक्तिगत रूप से, ताकि हर विद्यालय में डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर्स को संपर्क कर रहे हैं ताकि वो हर ज़िले में जितने भी विद्यालय हैं वहाँ तक ये विषय पहुँचाया जाए। शिक्षा किसी सरकार का, किसी पार्टी का, किसी संगठन का अधिकार नहीं है, शिक्षा पूरे समाज का है। और इसमें खुशी की बात ये है कि अक्रॉस पार्टी लाइन, ऐसा नहीं कि इसमें एक विशेष पार्टी की सरकार और उसके मंत्रियों को बुलाया जा रहा है। इसमें पूरे देश के सभी पार्टियों के मुख्यमंत्री है, जो मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, उन सभी को आमंत्रित किया हुआ है कि शिक्षा का कमर्शियलाइजेशन ना हो और शिक्षा हर बच्चे को मिले। जैसे बाहर भी कई सारे देशों में आप देखेंगे कि 12वीं तक की शिक्षा निःशुल्क है और क्वालिटी गुणवत्ता वाली शिक्षा है। कि हमारे यहाँ पे भी जब एक बच्चा पैदा होता है तो वो बच्चा अपने माँ बाप की जिम्मेदारी नहीं है, वो संपूर्ण देश की जिम्मेदारी है। अगर हमने उनको अच्छी जिम्मेदारी, अच्छी शिक्षा दी तो वो भी अब्दुल कलाम बन सकता है, वो भी खराब बन सकता है और वो भी देश का नाम आगे बढ़ा सकता है।